नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक वर्नर थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वर्नर सिद्धांत तथा उसका प्रायोगिक सत्यापन पर आज डिस्कस करूंगा। उससे पहले कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वे यौगिक जिनके धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋण आयन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु यानी लिगेंड ने उपसंयोजक बंध बना रखा हो, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर धातु परमाणु या आयन है, उसके साथ में लिगेंड उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, जिन्हें उपसंयोजक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए इन यौगिकों को संकुल या जटिल यौगिक भी कहते हैं। यानी उपसंयोजक यौगिकों को संकुल यौगिक या जटिल यौगिक भी कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिकों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है साधारण लवण, सिंपल साल्ट। अम्ल क्षार अभिक्रियाओं से निर्मित जो जल में विलय होकर अपने व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। साधारण लवण होंगे सिंपल साल्ट वो अम्ल क्षार अभिक्रियाओं से निर्मित ऐसे लवण जैसे यहाँ पे HCl अम्ल और NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया से NaCl का निर्माण, ये एक साधारण लवण है जो जल के अंदर आयनित होकर के Na+ और Cl- आयन देगा और इन आयनों का परीक्षण देता है। दूसरा द्विक लवण या डबल साल्ट। 2 साधारण लवणों की योगात्मक अभिक्रिया द्वारा निर्मित, यानी 2 साधारण लवण हैं उनकी योगात्मक अभिक्रियाओं से निर्मित जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी रहते हैं, जलीय विलयन में अवयवी साधारण लवणों के आयनों में पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, इन्हें द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं। यानी ये ओनली ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल है, जलीय विलयन के अंदर अपने जो अवयवी जो लवण है उनके आयनों में विभक्त हो जाएंगे, उनके आयनों का परीक्षण देंगे। जैसे मोहर लवण है वो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट साधारण लवणों से बना हुआ है, तो ये जो फेरस सल्फेट ये फेरस और सल्फेट का परीक्षण देगा। इसी प्रकार ये अमोनियम सल्फेट वो अमोनियम आयन और सल्फेट आयन का परीक्षण देगा जलीय विलयन में। और पोटास फिटकरी, पोटास एलम है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O, तो ये जो जलीय विलयन में है वो पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, इन तीनों आयनों का परीक्षण देता है। पोटेशियम आयन पोटेशियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम आयन है वो एल्यूमिनियम सल्फेट से, और सल्फेट है जो दोनों ही साधारण लवणों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये द्विक लवण जो जलीय विलयन में अपने अवयवी साधारण लवणों के आयनों में विभक्त होकर के उन आयनों का परीक्षण देते हैं। तीसरा संकुल या उपसंयोजक
यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये भी साधारण लवणों के योगात्मक उत्पाद है। उसी प्रकार जैसे द्विक लवण थे, ये भी साधारण लवणों के ही योगात्मक उत्पाद है, लेकिन इनका ठोस एवं विलयन अवस्था में अस्तित्व बना रहता है। ये सॉलिड स्टेट हो या विलयन के अंदर हो, दोनों अवस्थाओं में ये इनका अस्तित्व बना रहता है। अतः विलयन अवस्था में अवयवी लवणों के आयनों का ये परीक्षण नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड है, एक साधारण लवण है, फेरस साइनाइड है, ये एक साधारण लवण है। इनसे निर्मित पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये एक संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये अपने साधारण लवणों के जो आयन, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड से पोटेशियम आयन और फेरस साइनाइड से फेरस आयन और साइनाइड आयन, यानी ये इन आयनों का, जैसे कि यहाँ पे किनका फेरस आयन और साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देता है। जबकि द्विक लवण थे, वो अपने अवयवी साधारण लवणों के आयनों का परीक्षण देते हैं, लेकिन संकुल यौगिक हैं, वे अपने अवयवी साधारण लवणों के आयनों का परीक्षण नहीं देते। नेक्स्ट, उपसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। यहाँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक स्टार्ट होता है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 1893 में वर्नर ने उपसंयोजक यौगिकों के लिए सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं। जो केंद्रीय धातु आयन है संकुल यौगिकों में, वो दो प्रकार की संयोजकताएं, दो प्रकार की वैलेंसी दर्शाता है। पहली है प्राथमिक संयोजकता, ये धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को बतलाती है। इससे धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान होता है। द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, ये धातु आयन की उपसंयोजक संख्या को बतलाती है। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चलता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है। प्राथमिक संयोजकता है, ये आयनिक प्रकार की होगी, नेचर इसकी। प्राथमिक संयोजकता से धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का पता लगता है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायनों को उपसंयोजक यौगिकों में कोष्टक के बाहर रखा जाता है। उपसंयोजक यौगिकों में जो बड़े कोष्टक है, उससे बाहर प्राथमिक संयोजकता को दर्शाया जाता है। अतः ये बाह्य क्षेत्र यानी आउटर स्फीयर का निर्माण करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को टूटी हुई यानी डॉटेड रेखा डॉट करके इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी है द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। द्वितीयक संयोजकता अनआयनित, नॉन आयनाइजेबल अथवा ससंयोजक प्रकार की होती है। द्वितीयक संयोजकता से धातु परमाणु की उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी मिलती है। द्वितीयक संयोजकता ऋणायन या उदासीन अणु दोनों के द्वारा संतुष्ट हो सकती है।
द्वितीयक संयोजकता को ऋणायन और उदासीन अणु दोनों ही संतुष्ट कर सकते हैं। धातु या इसकी द्वितीयक संयोजकता से बंधित लिगेंडों को संकुल के सूत्र में बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है। बड़े कोष्टक के अंदर द्वितीयक संयोजकता को रखा जाता है। इस प्रकार ये भाग उपसंयोजक यौगिकों का समन्वय मंडल या आंतरिक क्षेत्र कोऑर्डिनेट स्फीयर या इनर स्फीयर कहलाता है। प्राथमिक संयोजकता से भिन्न द्वितीयक संयोजकता को काली मोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता को एक काली मोटी इस प्रकार की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो यहाँ पर वर्नर सिद्धांत और जिसके अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, और जिसके कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट है वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। किस प्रकार वर्नर के सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन किया गया, तो यहाँ पर निम्न प्रयोगों के द्वारा वर्नर सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है, जिसमें पहला है आयनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। और आयनिक अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर कोबाल्ट संकुल का उपयोग किया गया। कोबाल्ट संकुल में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः ये आयनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। कोबाल्ट का जो पहला संकुल है कोबाल्ट क्लोराइड .6NH3, ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, जिसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराने पर 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। या इस फर्स्ट वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी संकुल यौगिक जो है, इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराई, तो यहाँ पर देख रहे हो आप 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस संकुल में तीनों क्लोरीन परमाणु आयनित होते हैं। तीनों के तीनों जो क्लोरीन परमाणु हैं वो आयनित होते हैं, अर्थात तीनों ही कोबाल्ट के साथ प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े होते हैं। इस वजह से ये तीनों क्लोरीन परमाणु आयनित होकर के सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सिल्वर क्लोराइड का 3 मोल अवक्षेप देते हैं। लेकिन जो दूसरा ये है संकुल यौगिक कोबाल्ट का, कोबाल्ट क्लोराइड .5NH3, इसकी अभिक्रिया जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई गई तो 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। इस स्थिति के अंदर 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे यह अभिक्रिया इस संकुल की किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो यहाँ पर 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस संकुल में क्लोरीन के केवल 2 परमाणु आयनित होते हैं। यहाँ पर केवल 2 परमाणु है क्लोरीन के, वही आयनित होते हैं, जबकि पहले वाले के अंदर तीनों के तीनों आयनित थे। इसमें केवल 2 ही क्लोरीन के परमाणु आयनित है।
अतः दो परमाणु ही प्राथमिक संयोजकता के रूप में है। एक परमाणु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। अतः यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता के रूप में जो दो क्लोरीन के परमाणु हैं, वही सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप देते हैं। नेक्स्ट जो संकुल है कोबाल्ट क्लोराइड .4NH3 और इसकी अभिक्रिया भी वापस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराई गई। तो इस स्थिति में केवल सिल्वर क्लोराइड का 1 मोल अवक्षेप ही प्राप्त होता है और यहाँ इस प्रकार से अभिक्रिया होगी और यहाँ पे आप देख रहे हो कि केवल 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस संकुल में क्लोरीन का केवल 1 परमाणु आयनित होता है। अतः 1 परमाणु ही प्राथमिक संयोजकता के रूप में है, जबकि 2 परमाणु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। यहाँ प्राथमिक संयोजकता के रूप में क्लोरीन का केवल 1 परमाणु है, जबकि 2 परमाणु है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है। बाहर एक ही है प्राथमिक संयोजकता के रूप में, वही आयनित होकर के सिल्वर नाइट्रेट के साथ में 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप देता है। नेक्स्ट जो संकुल यौगिक है कोबाल्ट क्लोराइड 3NH3 और ये संकुल AgNO3 के साथ अवक्षेप नहीं देता है। इसकी जब अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस संकुल में कोई भी क्लोरीन परमाणु प्राथमिक संयोजकता के रूप में आयनित नहीं होता है। तीनों क्लोरीन परमाणु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोरीन परमाणु हैं, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होंगे। बाहर प्राथमिक संयोजकता के रूप में कोई भी क्लोरीन परमाणु नहीं होगा, तो वो आयनित नहीं हो सकता और आयनित नहीं होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अवक्षेप नहीं देगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये कोबाल्ट क्लोराइड के जो संकुल है उनकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अभिक्रिया करा के सिल्वर क्लोराइड के जो अवक्षेप है उनका प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा प्रयोग एक्सपेरिमेंट मोलर चालकता का, मोलर कंडक्टिविटी का। इसके अंदर क्या हुआ कि जिस प्रकार कोबाल्ट के इन संकुलों में जो पहले अपन डिस्कस किया था आयनिक अभिक्रियाओं में, वही कोबाल्ट के संकुल यौगिक और इन संकुल में AgCl के अवक्षेप में कमी आती है। जैसे अपन देख रहे थे पहले वाले के अंदर 3 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, दूसरे वाले के अंदर 2 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ है और तीसरे वाले के अंदर 1 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ था और चौथे वाले में किसी भी प्रकार से AgCl का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे जैसे AgCl के अवक्षेप में कमी आती है, उसी क्रम में इन संकुल यौगिकों की मोलर चालकताओं के मान में भी कमी आती है और इससे ये पुष्टि होती है कि संकुल में उपस्थित आयनों की संख्या में कमी आ रही है। यानी मोलर चालकता किसके समानुपाती होती है? उस विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या। जितने ज्यादा आयन होंगे उस विलयन के इकाई आयतन में, जितने ज्यादा आयन होंगे मोलर चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे जो ये टेबल फर्स्ट टेबल के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो पहले वाला संकुल यौगिक और इस संकुल यौगिक के अंदर अवक्षेपित क्लोराइड आयनों की संख्या इस संकुल में कितने थी? 3 क्लोराइड आयन जो है वो आयनित हो रहे थे और इस संकुल यौगिक में कुल आयनों की संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। 3 तो यहाँ पे क्लोराइड आयन और चौथा यहाँ पे जो संकुल आयन है वो
तो टोटल आयन या कितने हो गए, 4 हो गए, और इन 4 आयनों के कारण इनकी मोलर चालकता का मान है वो 430 के आसपास होता है। और नेक्स्ट जो दूसरा संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक के अंदर अवक्षेपित क्लोराइड आयनों की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता के रूप में कितने हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन है, 2 है, और इसलिए यहाँ पे ये 2 क्लोराइड आयन हैं जो अवक्षेपित हो रहे हैं, और टोटल कुल आयनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो जिसमें से 2 तो क्लोराइड आयन और तीसरा है वो संकुल आयन है, टोटल 3, और इनके कारण मोलर चालकता है 250। ये यहाँ पे मोलर चालकता है ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर -2 के रूप में इसके दिए गए मान है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त हुए मान है। तीसरा यहाँ संकुल यौगिक कोबाल्ट क्लोराइड 4NH3 का, और ये 1 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो रहा था इससे, यानी कि यहाँ पे एक जो क्लोराइड आयन है वो प्राथमिक संयोजकता के रूप में है, और एक ही क्लोराइड आयन है वो अवक्षेपित होगा, और यानी अवक्षेपित क्लोराइड आयनों की संख्या 1 होगी, कुल आयनों की संख्या 2, यानी कि एक तो क्लोराइड आयन और दूसरा यहाँ पर संकुल आयन, कुल 2 आयन, और जिसके कारण मोलर चालकता 100 प्राप्त होती है। लेकिन जो लास्ट चौथा संकुल यौगिक था उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी क्लोराइड आयन नहीं अवक्षेपित हो रहा है, तीनों के तीनों यहाँ पे क्लोराइड आयन है वो द्वितीयक संयोजकता के रूप में, प्राथमिक संयोजकता के रूप में यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, और इस वजह से कोई भी क्लोराइड आयन अवक्षेपित नहीं हो रहा है। जब क्लोराइड आयन अवक्षेपित नहीं हो रहा है तो पूरा संकुल यौगिक है ये कैसा होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई आवेश आयन नहीं बनता है, तो कुल आयनों की संख्या भी यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, और जब आयन ही नहीं है यहाँ पे तो मोलर चालकता भी 0। तो इसी प्रकार यहाँ से ये मोलर चालकता के प्रयोग के अंदर भी प्राप्त हुआ कि जैसे जैसे सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप के मान में भी कमी आती है, उसी क्रम के अंदर मोलर चालकताओं के मान में भी कमी आती है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, जिसके द्वारा यहाँ पे वर्नर के सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि होती है, यानी उपयुक्त प्रयोगों के द्वारा संकुलों की संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। संकुल की संरचना कैसी होगी वो इस प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि कितने क्लोराइड आयन हैं वो प्राथमिक संयोजकता के रूप में है, कितने यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता के रूप में है, ये सब किससे पता लग रहा है, प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से पता लग रहा है, और जिसके द्वारा अपन संकुल की संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। और ये संरचनाएं वर्नर के द्वारा सुझाई गई संरचनाओं के समान है, अतः इससे वर्नर सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर ये आज का टॉपिक था अपना वर्नर सिद्धांत तथा उसका प्रायोगिक सत्यापन। थैंक यू।